दोस्तों क्या हो अगर गॉड तुम्हारे पास खुद आकर ये कहे कि तुम्हें एक बड़ी सी नाव बनानी है लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए, तो तुम्हें इस बात पर यकीन होगा। ऐसा ही कुछ होता है इस मूवी में जिसका नाम है इवान अलमाइटी। कहानी की शुरुआत में हमें इवान दिखाया जाता है जिसके ऊपर कई सारे जानवर पड़े होते हैं और दो चील उसकी कार पर तो चटनी भी गिरा कर जाते हैं। अब वो ऑफिस भी जाता है तो वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के कई सारे पक्षी आ जाते हैं। इसी के साथ सीन 6 महीने पीछे शिफ्ट हो जाता है और हमें इवान को दिखाया जाता है जो एक अच्छा मंत्री है। उसके अच्छे बिहेवियर और सच्चाई से भरी सोच की वजह से जनता उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। इसलिए इवान को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अच्छे पद पर नौकरी और नया घर दिया गया है। जिस घर में इवान अपनी फैमिली को लेकर जा रहा है उसकी फैमिली में उसकी पत्नी जॉन और 3 बेटे डायलन, जॉर्डन और रियान है। तीनों नए घर में जाने से खुश नहीं क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे। इन तीनों का मूड अच्छा करने के लिए इवान उन्हें इस जगह की सबसे सुंदर लेक पर ले जाता है जिस जगह पर हाइकिंग, फिशिंग और पिकनिक मनाने का अलग ही मजा है। उसके बाद सब लोग अपने नए घर में पहुंच जाते हैं जो काफी बड़ा है। ये घर देखकर बच्चों का मूड भी ठीक हो जाता है। अब रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं मगर इवान अब भी जगा होता है क्योंकि वो टेंशन में होता है इस बात की कि कल पहली बार वो अपनी नई जॉब और नए ऑफिस में जाएगा। अब सुबह हो जाती है और आज अलार्म 6:14 पर बजता है जबकि इवान ने उसे 7 AM पर सेट किया होता है। खैर वो रेडी होता है और इसी बीच खुद को मोटिवेट भी करता रहता है जैसे हम सब लोग खुद को करते रहते हैं। उसके तैयार हो जाने के बाद वो घर के दरवाजे पर देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा है जिसमें कारपेंटर का सामान है। ये बॉक्स उसका नहीं था बल्कि किसी 614 एड्रेस पर डिलीवर होने की बजाय यहाँ पर डिलीवर हो गया था। अब इवान अपने नए आलीशान और शानदार ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसे रीटा मिलती है, उसकी नई असिस्टेंट। और भी वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जिनमें से खास है ये मार्टी और दूसरा है ये मोटा यूजीन जो एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। उसके बाद शाम हो जाती है और ऑफिस से इवान को नई ऑफिस में रहने वाले तौर तरीकों को सीखने वाली बहुत सारी बुक्स मिलती हैं जिन्हें इवान को पढ़ना था। आखिर जितना बड़ा ओहदा होगा जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। अब अगले दिन मॉर्निंग में आज फिर से अलार्म 6:14 पर बजता है जिसे तंग आकर इवान उसे ड्रॉर में रख देता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से झांक कर देखता है तो कोई डिलीवरी मैन वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियों के फट्टे को लेकर आया है। इवान उसे बताता है कि उसने ऑर्डर नहीं दिया लकड़ियों का मगर डिलीवरी मैन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा। बस एक पेपर हाथ में पकड़ा जाता है ये कहकर कि शिकायत के लिए इस नंबर पर कॉल करे वो। अब इवान उस नंबर पर कॉल लगा रहा होता है कि तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही न्यूज पर पड़ती है। उसमें भी 6:14 के बारे में बताया जा रहा था और ये चीज 614 नंबर बाइबल से जुड़ी हुई कोई चीज थी। वो बाइबल ढूंढकर उसमें देखता है तो 614 नंबर से जुड़ी हुई चीज आर्क के बारे में लिखा हुआ था। जिसके बाद वो बाहर जाकर उन लकड़ियों को देख रहा होता है कि तभी एक आदमी उन लकड़ियों के ऊपर न जाने कहां से आ जाता है जो इवान से कहता है कि ये टूल बॉक्स मैंने भेजा है और साथ में लकड़ियां भी। इवान को समझ नहीं आ रहा कि वो आदमी कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। तो वो आदमी बताता है कि मैं गॉड हूँ और तुम्हें मैंने आर्क बनाने का काम सौंपा है। इवान उसकी ये बातें सुनकर सोचता है कि ये कोई आवारा पागल है और उसकी बातों पर गौर न करते हुए घर में जा रहा होता है। तभी वो मुड़कर देखता है तो आदमी एक ही पल में गायब हो जाता है जैसे वो वहाँ पर था ही नहीं। इसके बाद वो अपने ऑफिस जा रहा होता है लेकिन यहाँ पर अचानक वो आदमी उसकी कार में आ जाता है। इवान उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और पुलिस को कॉल लगाने लगता है। तो उसे वहाँ पर एक पुलिस वाला आदमी नजर आता है जो वो भी वही आदमी होता है जिसने खुद को गॉड कहा। चारों तरफ सिर्फ वो ही वो है। इवान अब बड़ी मुश्किल से ऑफिस पहुंच जाता है। वो सभी लोगों के बीच खड़ा हुआ शपथ ले रहा है और काफी घबराई हुई हालत में इधर उधर देख रहा है कि कहीं वो आदमी तो नहीं यहाँ पर। तभी साइड में देखने पर पता चलता है कि वो तो उसकी बाजू में खड़ा है। उसे देखते ही इवान बेहोश हो जाता है। सब लोग उसे उठाकर ठंडा पिलाते हैं। इवान से यहाँ पर उसके प्रिंसिपल कांग्रेसमैन लॉन्ग मिलने आते हैं हालचाल पूछने के लिए। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाया है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आता है जो गॉडी था। वो इवान से कहते हैं जल्दी जाओ आर्क बनाओ, टाइम निकला जा रहा है। फिर से उसे यहाँ पर देखने के बाद इवान को तो जैसे सदमा लग जाता है। अब रात में इवान आर्क के बारे में रिसर्च कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि नोआ को गॉड ने आर्क बनाने के लिए कहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ी बाढ़ आने वाली थी। जिसके बाद नोआ ने गॉड की बताई हुई बातों का पालन किया और उन्होंने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ मिलकर एक आर्क को बनाया जो थी एक बहुत ही बड़ी नाव। इवान अभी सोच में डूब जाता है कि वो आर्क को कैसे बनाएगा, कहाँ है उसके पास इतना टाइम। इसलिए वो गॉड के लिए एक मैसेज छोड़ देता है उन लकड़ियों पर। गॉड की बात ना मानने की वजह से इवान के पीछे गॉड जानवरों को लगा देता है जो सभी जोड़ी में उसका पीछा करने लगते हैं। इवान को जानवर के बारे में पता नहीं। वो ऑफिस जा रहा होता है तो 2 चील उसकी कार के ऊपर चटनी गिराकर जाते हैं। वो ऑफिस पहुंचकर कार को पार्क कर देता है तो ये महसूस करता है कि उसके पीछे बहुत सारे जानवर पड़े हैं। इवान अपने ऑफिस जाता है तब जाकर जान छूट पाती है उन जानवरों से। ऑफिस में इवान को बताया जाता है कि प्रिंसिपल लॉन्ग बहुत सारे बड़े आदमियों को लेकर आ रहा है उसे मिलवाने के लिए। इवान उन्हीं लोगों से मिलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो पीछे से खिड़की खुली होती है जहाँ से कौवा अपनी बेसुरी केके के साथ वहाँ पर आ जाता है। इवान उस कौवे को अपनी केबिन से बाहर निकालने की कोशिश में लगा होता है कि तभी बहुत सारे पंछी वहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी ओर प्रिंसिपल लॉन्ग के गेस्ट भी तैयार होते हैं इवान से मिलने के लिए। सभी लोग इवान की केबिन में आ चुके हैं। उसे ये पंछियों के साथ देखकर सभी लोग हैरान हैं। तो इवान उन्हें बताता है कि जैसे पंछी एक दूसरे के साथ मदद करके और एक दूसरे पर भरोसा करके चलते हैं वैसे हमें इस देश का विकास करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। बात में वजन तो था इवान की, इसलिए सभी लोग इवान की इस बात से सहमत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उनके चले जाने के बाद इवान भी पंछियों से जान छुड़ाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भागकर कार में बैठ जाता है। लेकिन बीच रास्ते में 2 सांड उसकी कार के सामने आ जाते हैं और देखते ही देखते पूरी कार जानवरों से फिर से भर जाती है। जिसके बाद इवान बड़ी मुश्किलों से जानवर को दूर भगाता है और वहाँ से जाने लगता है मगर वो जानवर फिर भी उसके पीछे जा रहे होते हैं। इवान के घर पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर भी सारे जानवर आ चुके हैं। इवान अब तंग आकर गॉड को बुलाता
होता है तो गॉड वहाँ पर आ जाता है। वो समझाता है कि मैंने तुम्हें कुछ खास देकर चुना है, तुम्हें ऐसे टाइम पास नहीं करा मैं। इवान को भी अब यकीन हो चुका था कि सच में ये आदमी गॉड है, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज है कि आग को बनाने की शुरुआत कहाँ से करे और किस तरह अपने टाइम को भी मैनेज कर पाए। आखिर उसके ऊपर देश की भी तो जिम्मेदारी है। अगले दिन वो नींद से उठकर जब खुद को शीशे में निहारता है तो एक ही रात में उसकी बहुत सारी दाढ़ी निकल आती है। दाढ़ी को शेव करता है मगर वो फिर से उगाती है। वो गॉड के इस फैसले से भी हैरान है। उसके बच्चे ऐसा लुक देखकर हंसते हैं और पत्नी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि आज उसने शेव क्यों नहीं करी। तभी डोरबेल बजती है और मिस लिली वहाँ पर आती है, जो इवान को कांग्रेस करते हुए कहती है कि आपने एक ही रात में सामने पड़ी 8 प्लॉट्स खरीद लिए। ये इवान के लिए गॉड की तरफ से तोहफा था। इन प्लॉट्स को गॉड ने इसलिए इवान को दिया था कि इन प्लॉट्स के साइज के बराबर उसे आर्क बनानी है। इवान से उसकी पत्नी कहती है कि क्या जरूरत है इन 8 प्लॉट्स को खरीदने की। तो इवान वहाँ पर बातों को घुमाने लगता है और फिलहाल के लिए इस मुद्दे को वहीं पर टाल देता है। अगले दिन इवान अपने सभी बच्चों के साथ आर्क बनाने का काम शुरू करता है, मगर उन्हें कुछ मशीनों की जरूरत थी इन बड़ी बड़ी लकड़ियों को उठाने के लिए, और ऐसा हो भी जाता है। गॉड इवान के पास एक बड़ी सी लकड़ी से बनी मशीन भेजता है। ये मशीन फ्यूल से नहीं चलती है बल्कि अपनी टांगों की ताकत से चलती है। पर इस आर्क बनाने के चक्कर में इवान की ऑफिस लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है। उसकी दाढ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वो ऑफिस से भी ज्यादा छुट्टियां ले रहा है। एक दिन प्रिंसिपल लोग उसे अपने पास बुलाते हैं और उसके चेहरे का ऐसा नक्शा देखकर दंग रह जाते हैं, मगर इवान के पास अपनी सफाई में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं। कैसे बताए वो कि उसके साथ ये सब कुछ गॉड ही कर रहे हैं। पर नौकरी पर इवान का ध्यान ना ही सही। आर्क बनाने में वो अपनी जी जान से मेहनत कर रहा होता है और कुछ ही दिनों में आर्क का बुनियाद मजबूत तरीके से बना लेता है। लोग इवान की इस कारीगरी को देखकर इस सोच में पड़ जाते हैं कि वो आखिर इतना बड़ा क्या बना रहा है। अब नहा धोकर इवान अपनी अलमारी में देखता है तो उसे वहाँ पर नोआ जैसी पोशाक पड़ी हुई मिलती है, जो गॉड की तरफ से भेजी गई इवान के लिए। इवान जब उसे पहनता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, मगर वो इस पोशाक में खुद को काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगता है। आज फिर से इवान की पत्नी उसे इन कपड़ों में देखकर शौक हो जाती है, मगर वहीं इवान आज अपनी पत्नी को गॉड के बारे में बताता है। उसकी ये बात सुनकर उसकी पत्नी को इस बात पर यकीन नहीं। वहीं टीवी पर चल रही न्यूज में गॉड इवान को बताते हैं कि 22 सितंबर को बाढ़ आने वाली है, उससे पहले आर्क तैयार हो जानी चाहिए। गॉड ने सिर्फ इवान को इस बारे में बताया। दूसरे लोगों को टीवी में ये बताया जा रहा होता है कि 22 सितंबर को हल्की बारिश होने का अंदेशा है। इवान इन कपड़ों और इन दाढ़ी में तो बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपनी दाढ़ी की चोटी बांध लेता है और पोशाक के ऊपर सूट पैंट पहन लेता है, जिसके बाद वो ऑफिस रवाना हो जाता है। आज ऑफिस में एक मीटिंग हो रही थी जहाँ पर इवान को भी अपनी राय पेश करने का मौका दिया जाता है। वो कुछ बोल ही पाता कि तभी गॉड उसका रूप फिर से नोआ जैसा बना देता है और साथ में वहाँ पर सारे जानवर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसिपल लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है इवान पर। वो इवान से कहता है कि तुम जल्दी से इन जानवर को भगाओ वरना तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। इवान माफी मांगते हुए कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये जानवर मुझसे अपनी सुरक्षा करवाना चाहते हैं उस बार से जो 22 सितंबर को यहाँ पर आने वाली है। तो वहाँ पर बैठा एक ऑफिसर इवान से पूछता है कि तुमसे ऐसा किसने कहा। तो इवान बताता है गॉड ने। तो ऑफिसर ये बात सुनकर कहता है इवान से कि लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं, इलाज की जरूरत है तुम्हें, और ऐसा कहकर नौकरी से फिलहाल के लिए उसे बर्खास्त किया जाता है। इवान की ये सारी बातें टीवी पर लाइव चल रही होती है, जिसे उसकी पत्नी और उसके बच्चे देख रहे होते हैं। इवान घर आते अपनी पत्नी को देखता है जिसने बैग पैक कर रखे होते हैं। वो इवान से कहती है कि मैं बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ और तब तक नहीं आऊंगी वापस जब तक ये तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हो जाता। इवान कैसे यकीन दिलाए सब लोगों को कि गॉड ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है। वो समझ जाता है कि जितना भी वो लोगों को चीख चीख कर इस बारे में बताए पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो लग जाता है अपने काम पर, जो है आर्क बनाना। वो बहुत मेहनत कर रहा है आर्क बनाने के लिए। सभी लोग खड़े तो हैं वहाँ पर लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। टीवी चैनल्स वाले तो इस न्यूज को बटोरने में लगे। अब यूं ही दिन बीते जा रहे होते हैं और आर्क का काम यूं ही रवा दवा अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए। इवान की टीवी पर एक दिन न्यूज चल रही होती है जिसे उसकी पत्नी और उसके बच्चे एक रेस्टोरेंट में बैठकर देख रहे होते हैं। वहीं गॉड आकर इवान की पत्नी से कहता है कि मुझे पता है तुम इवान की पत्नी हो। तो इवान की पत्नी गॉड से कहती है कि इवान आजकल ऐसा क्यों कर रहा है, हालांकि उसे पता नहीं कि ये गॉड है। तो गॉड उसे कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी में ना चाहते हुए भी आदमी से जिंदगी ऐसा काम करवा देती है जिस बात की उसने दिल में कल्पना भी नहीं करी। वो कहते हैं तुम्हें अपने पति का साथ देना चाहिए, क्या पता वो सही रास्ते पर चल रहा हो। एक पल के लिए इवान की पत्नी को भी ऐसा लगता है, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ वापस चली जाती है इवान के पास। वो देखती है इवान की उम्र बढ़ चुकी है, वो कुछ ही दिनों में बुढ़ा हो चुका है और उसे मदद चाहिए आर्क बनाने के लिए। जिसके बाद इवान और उसकी फैमिली लग जाती है आर्क बनाने में और उनकी मदद ये सारे जानवर भी करते हैं। आज इवान से मिलने रीटा, मार्टी और यूजीन आते हैं, जो इवान को बताते हैं कि प्रिंसिपल लॉन्ग ने डैम के पानी में 2 नंबरी करी है। वो पानी को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से के पानी को बेचना चाहते हैं और दूसरे हिस्से को लोगों में बांटना चाहते हैं, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा कम है। मार्टिन इवान से कहता है कि इस बात का मीडिया के सामने खुलासा करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो इवान कहता है तुम्हारे साथ इस नेक काम में मैं हाथ तो बटाना चाहता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे आर्क का काम पूरा करना है। तभी इवान का बेटा उसे आवाज देते हुए कहता है कि आर्क का काम पूरा हो चुका है, सभी जानवरों को अंदर लाया जाए। अब इवान की एक ही लाठी के इशारे से सभी जानवर आर्क में आने लगते हैं। इवान के एक ही इशारे से सब जानवर उसकी बात मान जाते हैं। वहाँ पर खड़े लोग इस बात को देखकर दंग रह जाते हैं। पर तभी प्रिंसिपल लॉन्ग वहाँ पर पुलिस ले आता है इवान का ये ड्रामा खत्म करने के लिए। आज 22 सितंबर है तो इवान के लिए पुलिस के पास एक बहाना है कि बारिश नहीं हुई, अब तुम्हारी ये सारी नौटंकी बंद करो और नीचे आ जाओ यहाँ पर। तो इवान कहता है नीचे नहीं आऊंगा, तुम लोग देख लेना बारिश होगी और यहाँ पर बाढ़ भी आएगी। इवान के ये कहते आसमान में चारों तरफ घने बादल बन जाते हैं और बारिश होने लगती है, लेकिन ये बारिश थोड़ी सी होकर वहीं थम जाती है। जिसके बाद इवान से लोग कहते हैं कि ये बारिश बाढ़ लाएगी, सच में तुम दिमाग से पैदल हो। तो इवान कहते हैं ये बारिश तो बाढ़ नहीं लाएगी मगर सामने का डैम जरूर बाढ़ लाएगा जिसकी हद
यादों की दीवारें मुझे टूटती हुई नजर आ रही हैं। ये वही डैम है जिसका प्रिंसिपल लॉन्ग ने लोगों से पानी छीना है। दूर से पानी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सभी लोग आर्क पर चढ़ने लगते हैं जिससे उनकी जान बच सके। आर्क में बहुत सारी जगह थी जिसमें सभी लोग बड़ी आराम से समा जाते हैं। जिसके बाद बाढ़ के पानी में झुलसते हुए आर्क एक जगह पर ब्रिज से टकराने वाली होती है कि तभी गॉड आर्क का रुख एक बड़ी सी पानी की लहर से मोड़ लेते हैं, जिससे आर्क जाकर सीधा ही प्रिंसिपल लॉन्ग के पास आकर रुक जाती है। जहाँ पर इवान सब लोगों के सामने प्रिंसिपल लॉन्ग का खुलासा करता है कि कैसे उसने बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करके डैम के पानी का बंटवारा करना चाहा, लेकिन गॉड ने उसके सारे मनसूबों पर पानी फेर दिया। प्रिंसिपल लॉन्ग का खुलासा होने के बाद एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि इवान अपनी फैमिली के साथ हाइकिंग कर रहा है। तभी सामने तना पेड़ की छांव में उसे गॉड खड़ा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर इवान उसकी ओर जाता है, जहाँ पर गॉड इवान की बहादुरी के लिए उसे शाबाशी देते हैं। इवान गॉड से ये सवाल करता है कि मुझे क्यों चुना आर्क बनाने के लिए। इवान की ये बात कहते ही गॉड वहाँ से गायब हो जाता है और गॉड के गायब होने का ये मतलब होता है कि उसने हर सवाल का जवाब नहीं बनाया। कुछ बातें बस इस जिंदगानी में सवाल बनकर ही रह जाती हैं।